Good afternoon, good evening. खुश रहो बेटा। देखो जो डाउट्स आए हैं पहले ये ले लेते हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक क्वेश्चन आया है, देख लो। ठीक लगा मुझे। यहाँ पे ए बी सी डी के आपको डायमेंशंस पूछे हैं। ठीक है, देखिए इधर वेलोसिटी दी है, दिस इज वेलोसिटी। तो जहां आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो और इन टर्म्स को ऐड करके कैलकुलेट कर रहे हो, सबके डायमेंशंस वेलोसिटी से मैच करना चाहिए। तो हर टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी से मैच करना चाहिए। देखें, शुरुआत करते हैं यहां से। यहां आप टी के साथ डी ऐड कर रहे हो, तो टाइम के साथ टाइम में ऐड कर सकते हो, तो ये डी हो गया, ये टाइम हो गया। m0 L0 T⁻1, 2 कप भर दो भैया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये टाइम हो गया और हमको चाहिए मीटर्स पर सेकेंड, तो ये मीटर होना चाहिए, तो सी हो गया एल। मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो बी इंटू टाइम इज मीटर्स पर सेकेंड। वो भी वेलोसिटी के डायमेंशंस कैरी करना चाहिए, तो ये बी, ये आ गया। और इधर रूट ए बी, इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई। रूट ए बी शुड बी मीटर पर सेकेंड, तो ए बी करोगे स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। और बी के डायमेंशंस ये रहे, यहां रख दीजिए बी की जगह एल बाई टी स्क्वायर। तो ए के डायमेंशंस आ गए एल के। बहुत ईजी है, क्योंकि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ओके। अब अपन आ जाते हैं आपके जो काइनेमैटिक्स के डाउट्स हैं। ओके, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। 1D का एक डाउट है कि किसी एक प्लांग को जब बुलेट क्रॉस करती है, किसी एक प्लांग को बुलेट क्रॉस करती है, तो अपनी वेलोसिटी का 1/n लूज करती है। मतलब यहां वेलोसिटी v0 है, तो 1/n लूज करती है, तो जो बची रह गई इतनी उसने लूज कर दी, तो जो बची रह गई वो ये है। तो आपसे पूछेंगे ऐसे कितने प्लांक्स लगाने पड़ेंगे उसको रोकने के लिए, तो मैं कहता हूं ये थोड़ा लेंदी है, आप फॉर्मूला याद रखो। नंबर ऑफ प्लांक्स इस बुलेट को रोकने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांक्स इज n स्क्वायर बाय 2n-1। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि वेलोसिटी 1/n हो जाती, उसका नहीं 1/n नहीं होती, रिडक्शन इन 1/n, रिडक्शन इन वेलोसिटी इज 1/n। तो फाइनल जो बचेगी यहां पे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस जो है मॉड्यूल में वो करके बताता हूं, इसमें क्या ध्यान रखना है ना। आ सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा है कि एक प्लांग को क्रॉस करती है बुलेट, तो अपनी वेलोसिटी का 1/20 लूज करती है। डायरेक्टली कौन सी वैल्यू दे रखी है जो ये लूज करती है? तो ध्यान रखना, जो ये वेलोसिटी लूज करती है उससे n निकलेगा, जो वेलोसिटी बची हुई है उसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि 1/20 लूज करती है, मतलब इतना लूज करती है, तो जो डिनोमिनेटर में दैट इज n। तो अब इसको रोकने के लिए नंबर ऑफ प्लांक्स 20 स्क्वायर यानी 400, 20 का स्क्वायर यानी 400, और नीचे 40-1 यानी 39, 10 पॉइंट सम नंबर। 10 पॉइंट एक बहुत छोटा सा नंबर है, 10 पॉइंट एक बहुत छोटा सा नंबर। तो बताओ 10 प्लंक्स यूज करोगे कि 11, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, 10 पॉइंट समथिंग है, मतलब 10 से तो रुकने वाली नहीं है। 10 पॉइंट समथिंग इज नंबर ऑफ प्लंक्स रिक्वायर्ड, तो बताओ 10 से काम चलेगा क्या? 11। इज दिस ओके? देखो यही फायदा मिलेगा, हम आपको बता देंगे। देखो यार, इसका डेरिवेशन आप चाहोगे तो वो भी बता देंगे, मोशन एंड 1D की इक्वेशन है, बट इससे बहुत समय बच जाएगा आपका। ठीक है,
तो और कई बार डेटा अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, जो वेलोसिटी में रिडक्शन है उसका डिनोमिनेटर निकालना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इसमें कहीं कंफ्यूजन होता है, वो कहेंगे यहां एक प्लांक से जब बाहर निकलती है तो जो वेलोसिटी रिमेनिंग है, दैट इज सपोज 9/10 ऑफ इनिशियल, या 90% बची रहेगी, ऐसा बताते हैं। ये बची रहेगी, इसके साथ काम नहीं करना, इसके साथ काम नहीं करना। जब वो बाहर निकलती है तो इतनी बची रहेगी, तो लूज कितनी करी, V0/10, तो n की जगह क्या यूज करेंगे, 10 बस। और राउंड ऑफ करना नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है बेटा। इसमें निकालो ना, 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे 19, 100 डिवाइड बाय 19 इज 5 पॉइंट समथिंग, तो 6। तो हमारे एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिल जाएगा कि ठीक है कैसे फटाफट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए आपके भी डाउट्स है ना, इस ग्रुप पे भेज देना। ये ग्रुप मतलब मेरे को भेज देना, मेरे नंबर पे, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वो आपको नहीं भेजना यार। ये नेक्स्ट क्या है, ओके। प्रोजेक्टाइल के लिए कहा है, एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्रीज पे फायर किया, एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्रीज पे फायर किया, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसका एलिवेशन एंगल पूछा है। देखो, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा यहां, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। वो क्या होता है, वो समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन मान लीजिए यहां से देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी ऑब्जेक्ट को हम कहीं से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, ये हमारी आंख है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है, तो यहां से देखने पर ऐसे दिखेगा लाइन ऑफ साइट। यहां से देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखेंगे तो इतने एंगल पे दिखेगा। ये एंगल पता करना है। बताओ, इस ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको अल्फा बोलता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे आएगा, मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय रेंज बाय 2। जो मैक्सिमम हाइट ये एक्वायर करता है ना, वो h और रेंज का आधा इधर आ जाएगा। तो 10 अल्फा बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज V0, पहले हाइट लिख लेते हैं, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g। सबको याद है ये हाइट, इसमें 2 लगा देंगे, और रेंज है V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए, V0 स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 आ गया। तो अल्फा इज 10 इनवर्स 1/2, अल्फा इज 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये एक प्रोबेबल केस लगता है। दो तीन अच्छे केसेस देखो, आप ध्यान से सुनो। प्रोजेक्टाइल के लिए मैं आपको ना बहुत फास्ट सॉल्यूशन सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी एक प्रोजेक्टाइल को V0 से एंगल अल्फा पे फायर किया है, तो कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक स्टेप में अपन डिराइव कर लेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा समझने में। कितने टाइम बाद इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह का मूवमेंट है, ये शुरुआत में इधर है वेलोसिटी, और चलते चलते कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मैं
वैसे तो मेरे पास 4 तरीके हैं, छोटे तरीके 2 हैं, दोनों अच्छे से समझो। और 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। जैसे हमको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इज at, सबको मालूम है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। g की जगह चलो a लिख देते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम इसमें। फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी विच इज a इंटू टी। अब ये जो टर्म है हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, है ना। किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल। तो यहां आप डायग्राम देखो, इनिशियल वेलोसिटी एंगल अल्फा, किसी भी टाइम टी बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, हैव अ फील ऑफ इट, किसी भी टाइम टी बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी में चेंज जीटी ऐड कर दो, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। पहले इसको समझो। वेक्टर, जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, बेस अच्छा तैयार कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में चेंज, चेंज हमेशा नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, उसमें आपने चेंज ऐड किया तो ये फाइनल वेलोसिटी मिल गई। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो अब फाइनल डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल, ये इनिशियल वेलोसिटी, और हम फाइनल वेलोसिटी ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है ना। फाइनल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। वही अभी मैंने बताया था, ये फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी ऐसी, तो डायग्राम में। और इनके टिप्स सेम वर्टिकल लाइन पर रहेंगे, दोनों के टिप्स सेम वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में जो चेंज ऐड करोगे वो वर्टिकल है, तो फाइनल वेलोसिटी का टिप इसी लाइन पे मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी आपको डिराइव करके दे रहा हूं, याद रखना आपको। इनिशियल वेलोसिटी प्लॉट करी और चेंज जीटी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी का टिप इसी लाइन पे रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना आएगा, और ये वाला एंगल अल्फा। ये वेलोसिटी v नॉट है और ये gt है, ये वेलोसिटी v नॉट और ये gt। तो बताओ ये अल्फा कैसे निकालेंगे इन दोनों को यूज करके, इसको बुझ लो, ये 90 डिग्री से। साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो टाइम आ गया, रिपीट कर देता हूं फिर आप नोट करना एक बार फिर। मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉ करी, इसमें चेंज ऐड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। हमको वो टाइम चाहिए जब ये चेंज इतना आ जाता है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाती है। हमको वो चेंज कैलकुलेट करना, उतना टाइम कैलकुलेट करना है कि जहां ये चेंज इतना हो जाता है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये टाइम टी मान लिया, तो चेंज कितना आया जीटी, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी वी नॉट, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा। साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। जल्दी यस और नो आने दो। वन स्टेप सॉल्यूशन हो गया। इसकी प्रैक्टिस भी करा था, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हो रही, इतने भरमार है इन क्वेश्चंस की। हटा रहा उसको। अब ऐसा एक और क्वेश्चन, वो कहते हैं दो पार्टिकल्स को एक हाई पॉइंट से v1 v2 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका है अपोजिट डायरेक्शन, इसको इधर फेंका, इसको इधर फेंका, एक ही पॉइंट से दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर किया v1 v2 से। कितने टाइम बाद इनकी वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती है, कितने टाइम बाद दोनों की वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो पहले फील्ड डेवलप करो, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, कभी ना कभी किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दिस इज ओके और नॉट, है ना। अपने को टाइम निकालना है इधर, ठीक है बेटा। अब सुनिए ध्यान से एक एक स्टेप के सॉल्यूशन, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, किसी भी टाइम पर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, इनिशियल प्लस चेंज,
इसके लिए टाइम टी बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो जी टी का चेंज, तो ये इसकी वेलोसिटी टाइम टी बाद, और इसमें भी चेंज तो जी टी ही आएगा बेटा। किसी टाइम टी पे दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ये चेंज इसमें भी जी टी आएगा, ये V1 ये V2। और यदि ये वो टाइम है जब दोनों परपेंडिकुलर है, तो बताओ ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना आएगा। यदि ये अपन वो टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल अल्फा आएगा, तो ये 90 माइनस अल्फा, मतलब ये वाला एंगल अल्फा। आराम से देखो, दिस इज ओके। अच्छा, अब टेन अल्फा यहां से बताइए, यहां से टेन अल्फा बताइए इस ट्राइंगल से। टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इधर से बताइए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यू गेट टी स्क्वायर इज V1 V2 बाय जी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, टाइम आ गया। ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है। सबको समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ। आगे बढ़े। अब आप भी डाउट्स भेजना, क्योंकि ये डाउट्स का ही डिस्कशन, सिर्फ देखो फिर मैं एक पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, फिर उसके थोड़ी थ्योरी और एक आध और क्वेश्चन अच्छा वाला कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट दे रहा हूँ, एक पॉइंट बहुत ही काम का पॉइंट। जैसे हम, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यदि इस डायरेक्शन को x मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y मान लेते हैं, है ना, जैसे किसी इंक्लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, इसको x माना और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y माना, तो यदि g टोटल एक्सेलरेशन है तो इधर g साइन अल्फा आ जाएगा, सबको मालूम है, और इधर एक्सेलरेशन आएगा g कॉस अल्फा, क्योंकि इधर mg साइन अल्फा, इधर mg कॉस अल्फा, ये तो इंक्लाइन प्लेन पे सबको मालूम ही है। यदि ये एंगल अल्फा माना आपने किसी इंक्लाइन के लिए, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg साइन अल्फा, ये वाला mg कॉस अल्फा, तो इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन अल्फा, और इधर यदि इंक्लाइन प्लेन है तो उधर नहीं चल पाएगा, लेकिन हवा में है ना, हवा में है। जैसे यहां पर मैंने इस लाइन के अलोंग x माना, जाए इधर से सर, जैसे जीपीएम पढ़ाया था वैसे सारे चैप्टर्स पढ़ना। अभी पढ़ाऊंगा, देखो क्या क्या पढ़ाऊंगा, एसएचएम, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, ये पूरे पढ़ा दूंगा। एरर्स तो मैंने वैसे ही पढ़ाया आपको, मैंने एरर कैलकुलेशन भी पढ़ा दिया कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए। हाँ उधर हो गया ना, ठीक है। ग्रेविटेशन भी पूरा कराऊंगा एबीसीडी से। एनएलएम भी करना है क्या? ये लो, और ये अब तो ये सर पे ही चढ़ गए, काइनेमेटिक्स भी पढ़ाओ। अरे दुष्टों, बोर हो जाओगे। हाँ रोटेशन भी देखो, जो फुल पढ़ेंगे एसएचएम, वेव्स, अपन थर्मोडी पूरा पढ़ेंगे, सब कुछ आ गया इसमें, गैस लॉस वगैरह सब आ गया। और ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, वर्क पर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास, ये है ये। हाँ, और हाँ हाँ रोटेशन लिखना भूल गया, रोटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, रोटेशन, ठीक है। अभी जब वर्क पर एनर्जी पढ़ाऊंगा ना, तब पता चलेगा कि आटा है कि दाल है, वो आता है। चलो ठीक है, मैं कराऊंगा बेटा, अपने पास टाइम है, कर लेंगे। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलो। अभ्युदय बता दो कौन से, मेरे को व्हाट्सएप कर देना अभ्युदय। चलिए, अब एक व्यू ध्यान से सुनो। यदि मैं इस लाइन के लॉन्ग x मानता हूं और इसके परपेंडिकुलर को y मानता हूं, तो बताओ ये जैसे इसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना आएगा? g साइन अल्फा, और ये वाला g कॉस अल्फा। g साइन अल्फा इधर वाला, ये g कॉस अल्फा। पहले इसको यस और नो बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, यदि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x है, तो बताओ जब वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी तो किस डायरेक्शन में मिलेगी? y के अलोंग। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x है, तो जब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी तो किस डायरेक्शन मिलेगी? y के अलोंग। मतलब उसका x कंपोनेंट कितना हो गया? 0। लास्ट टाइम
यदि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स है तो जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वो अलोंग वाई मिलेगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी हो गई है, 0। बस खत्म क्वेश्चन। यहां ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अलोंग काम करेंगे तो इस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और y के अलोंग अभी कितनी है, 0, और ये एंगल कितना है, अल्फा। जब ये वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो बताओ किस डायरेक्शन में बचेगी, सिर्फ y। और ये वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, v नॉट बाय जी साइन अल्फा। क्योंकि नहीं, जल्दी, बहुत जल्दी हो गया, अभी गिर जाएंगे। ये वेलोसिटी v नॉट है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा। ये अलोंग एक्स जो वेलोसिटी है v नॉट है, जब ये 0 हो जाएगी तो सिर्फ किस डायरेक्शन बची रह जाएगी, अलोंग y। तो इनिशियल के परपेंडिकुलर हो गई, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है इसको 0 होने में कितना टाइम लगेगा, इनिशियल है v नॉट और इस रेट से कम हो रही है तो 0 होने में टाइम लगेगा v नॉट बाय जी साइन अल्फा। ये इस तरह की अप्रोचेस फिजिक्स में डेवलप हो गई ना, तो एक एक स्टेप में आंसर तक पहुंच जाओगे, कुछ नहीं करना, फील आ गया आंसर। बट अभी जो पहले वाला सॉल्यूशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। रेन मैन बोर्ड प्रॉब्लम्स भेज दो बेटा, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा मैं, भेज दो भेज दो भेज दो, पूरा बता दूंगा। आने दो ना, देखो मेरे को लगा यदि क्वेश्चन डाउट में नहीं आया तो सबसे बन रहा है तो वो वेस्ट है ना टाइम का, आने दो। ये हो गया, अच्छा किधर गया फोन मेरा, ये क्लियर हुआ बेटा। हाँ एसएचएम पढ़ाएंगे ना बेटा। फिर एक क्वेश्चन और, वो कहते हैं बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम, मैंने ग्रुप पे भेज दिए क्वेश्चंस। अब बलून स्टार्ट्स राइजिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है and it has upward acceleration of 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक पत्थर को रिलीज किया आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद यहां से स्टोन को रिलीज किया, स्टोन को रिलीज किया है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्राउंड और ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम बताता हूं, समझाता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से सुना। एक बलून यहां से ऊपर चढ़ना चालू करता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और इसका एक्सेलरेशन बलून का कांस्टेंट है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड्स बाद इस बलून से एक पत्थर को रिलीज किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पत्थर को रिलीज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो यदि बलून उस समय बलून 10 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है तो ये पत्थर भी इसके साथ चल रहा है, तो रिलीज करने पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 ही मिलेगी, क्योंकि फेंका नहीं है, उसके उस बलून से रिलीज किया है। तो क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो मान लीजिए जिस गाड़ी में बैठ के उसको रिलीज किया जा रहा है वो गाड़ी 10 मीटर्स पर सेकंड से चल रही है, तो रिलीज करने पे वो ऑब्जेक्ट भी 10 से ही चलेगा इनिशियली, बाद में चाहे जो हो। और फिर एक्सेलरेशन, इस बलून का एक्सेलरेशन कितना है, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इस पत्थर का भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, नहीं एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन वुड बी जी, वो फोर्स डिसाइड करेगा। वेलोसिटी तो सडनली चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर को छोड़ दिया, आपके हाथ से छूटा, ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg। जैसे ही पत्थर हाथ से छूटा तो सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगा उसका। इज दिस ओके, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, जब 10 सेकेंड बाद स्टोन को रिलीज करेंगे उस समय ये जो बलून है इसकी वेलोसिटी, मैं पहले बलून की वेलोसिटी और हाइट बता रहा हूं। ये जो बलून की वेलोसिटी है इसके लिए बलून की वेलोसिटी u प्लस a t, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा, और ये जो हाइट इसने कवर करी, ये हाइट इज u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो 125/2 इज 62.5 आई थिंक, ये हाइट आ गई। ये कैलकुलेशन में तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। अब अपन इसकी जर्नी की बात करें, स्टोन, स्टोन कितनी हाइट से रिलीज किया गया, ये हाइट हमको पता चल गई, ये हाइट है 62.5,
और जब रिलीज किया तो बेटा वेलोसिटी, ये रिलीज करने पे वेलोसिटी यही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी। इतना ओके है? अच्छा, अब यहां से और ऊपर कितना जाएगा, तो देखो जहां भी अपने को स्पीड मालूम है वहां से और ऊपर कितना जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। यहां से किसी भी पॉइंट पे यदि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी यू मालूम है, तो यहां से जो ये मैक्सिमम हाइट और ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो देखो यहां से मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो ये है u, ये यू स्क्वायर बाय 2g। ये दोनों को ऐड करके इस स्टोन की मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। यस, यस। और टाइम निकालना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम यूं निकलेगा। अब टाइम पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हटा रहा हूं मैं, सिर्फ टाइम बता रहा हूं। टाइम यदि आपको निकालना है और क्वाड्रेटिक से बचना है तो वो भी बता दूंगा। टाइम निकालना है तो आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, जैसे आपने मान लो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस प्लस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव माना, तो डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस तो उसने बहुत सारा कवर किया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है वो। तो ये प्लस 62.5, एक्सेलरेशन प्लस 10, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 12 आ जाएगी। बस आप टाइम निकाल लो। पर यहां पे क्या सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे बचना है तो वन स्टेप सॉल्यूशन उसका। पहले इसको यस और नो बोल दो, क्वाड्रेटिक से बचा लूं, ठीक है, एक स्टेप में अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां दो अलग अलग सॉल्यूशन समझा रहा हूं, दोनों बहुत अच्छे हैं। जैसे ये जो हाइट है, मैं एच के साथ बता देता हूं, ये यू है, प्लीज पे अटेंशन। और ये हाइट एच, नीचे आने तक का टाइम अपने को पूछा है, यहां ऐसे ऊपर जाके नीचे आने का टाइम। तो स्टेप वन, यहां पे स्पीड जो है, पहले बताओ ये ठीक है, स्पीड, हाइट एच नीचे, स्पीड ओके, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे आ रहा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सेकेंड पॉइंट, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना, तो डिस्प्लेसमेंट है प्लस एच डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, खत्म क्वेश्चन, दिस इज ऑल। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी इस टाइम, है ना, सबको मालूम है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज वी एवरेज, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज वी एवरेज, सबको मालूम है। अब डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो एक कप चाय मिलेगी, और मैंने एक कप चाय पी की नहीं, वो छूट गई। इज दिस ओके? समझ में आया बेटा? क्वाड्रेटिक से बच गए आप, पक्का समझ में आया कि नहीं? इधर सबको समझ में आ गया? एक स्टेप दो स्टेप में आप आंसर तक पहुंच जाओगे, और ये तो एकदम सिंपल इजी केस से आ सकता है। ओ सर, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जैसे इसको नीचे ही फेंका है तो फिर और जल्दी पहुंचेगा, तो उसमें ध्यान रखना, ये स्पीड तो यू स्क्वायर प्लस 2gh ही आएगी बेटा, और ये डिस्प्लेसमेंट h, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट तो प्लस h, और इनिशियल भी प्लस u, इनिशियल भी प्लस u। ये टाइम आ गया, वन स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन में दो तीन चीजें सीखने को मिल गई, और ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं सर बहुत भारी पड़ रहा है। ओके, अब ये आ गया रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, यार एक्चुअल में क्या है, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि किसी के पास रेन और मैन वाले प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा, इधर भी या
जो अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन, प्लीज अभी भेज दो, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं और वही क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? और रिवर बोट वाले भी भेज दो, वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। एक बात इसमें समझ लेना, फील के साथ स्पीड, फील के साथ स्पीड ऑफ वॉकिंग जो है, ये किसके रिस्पेक्ट में मेंशन की जाती है? नहीं, स्पीड ऑफ वॉकिंग अपन पर्सन की बात कर रहे हैं, फिर बोट पे आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ये जो भी चलने की स्पीड होती है ये हमेशा सरफेस के रिस्पेक्ट में होती है, ये कभी किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं होती है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बोट के केसेस समझना है तो चलने की या बोट की जो स्पीड है वो हमेशा सरफेस के रिस्पेक्ट में होती है। माने क्या, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 सेकंड में एक कदम उठाता है और उस कदम की लेंथ है सपोज 2 मीटर्स या 1 मीटर लेते हैं। एक व्यक्ति 1 सेकंड में एक कदम उठाता है तो उसके पिछले कदम से वो 1 मीटर आगे मिलेगा। जहां भी उसका पिछला कदम है 1 सेकंड बाद उस पिछले कदम से 1 मीटर आगे चले जाएगा, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, मान लो ये ट्रेन 10 मीटर्स पर सेकंड से चल रही है और व्यक्ति अभी यहां है इस पॉइंट पे इस समय। 1 सेकंड बाद उसका ये जो कदम है 1 सेकंड बाद 10 मीटर्स आगे चले जाएगा जहां वो खड़ा था, तो जो कदम उठ गया है वो इससे 1 मीटर आगे पड़ेगा। जो आगे वाला कदम है, जो पीछे वाला कदम जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उससे कितना आगे जाएगा बताओ? 1 मीटर, क्योंकि उसके कदम की लेंथ है 1 मीटर। तो ट्रेन यदि चल रही है तो जहां ये अभी खड़ा था 1 सेकंड बाद उससे जहां भी खड़ा था ये कदम से 1 मीटर आगे चले जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट जहां ये खड़ा था वो पॉइंट 1 सेकंड में खुद कहां चले जाएगा? 10 मीटर्स। और आदमी इस पोजीशन से एक कदम आगे यहां मिलेगा। यस और नो, जल्दी बताओ। तो बताओ वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है? 11। और यदि ये 20 है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में 21। लेकिन इस सरफेस के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है? अब ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति इसी व्यक्ति के साथ खड़ा है इसी सरफेस के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, तो ये व्यक्ति चल नहीं रहा, ये सरफेस के साथ साथ चल रहा, तो ये व्यक्ति भी 1 सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में वो किस स्पीड से चल रहा है? ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है? ये व्यक्ति ट्रेन के साथ है, तो इसकी फ्रेम यानी ट्रेन की फ्रेम, इसकी फ्रेम यानी ट्रेन की फ्रेम। तो इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में उसने बताओ 11 मीटर्स कवर किया कि 1 मीटर? तो ये जो स्पीड ऑफ वॉकिंग है ये किसके रिस्पेक्ट में? इस सरफेस के रिस्पेक्ट में। इस सरफेस के जिस पॉइंट पे खड़ा है उस पॉइंट से 1 मीटर आगे बढ़ेगा वो। अर्थ के रिस्पेक्ट में तो 11, कुछ भी चल सकता है। ये फील आई इस बात की कि स्पीड ऑफ वॉकिंग या स्पीड ऑफ बोट इज, बोट की चलने की स्पीड, जैसे आदमी को तो चला के बता रहा हूं, ऐसे बोट की जो चलने की स्पीड दी जाती है इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। स्पीड ऑफ वॉकिंग, स्पीड ऑफ रनिंग, ध्यान रहेगा ये। अच्छा, फिर जो स्पीड ऑफ वॉकिंग है उसको मैं यू बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। और अभी नंबर लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड ऑफ वॉकिंग है इसको कहने का तरीका, दिस इज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, स्पीड ऑन स्टिल सरफेस। ऐसा कई बार बोल देते हैं, अरे ये कंफ्यूज करने का तरीका है। यदि अर्थ के ऊपर चलेगा तो बताओ उसकी स्पीड कितनी मिलेगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ वॉकिंग मेजर करने के लिए सबसे बढ़िया सरफेस कौन सी है आप मुझे बताओ? अर्थ पे चला उसको, तो जो भी उसकी वेलोसिटी मिल रही है वो उसकी चलने की स्पीड है, क्योंकि सरफेस थोड़ी चल रही है। तो स्पीड ऑफ वॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज एक्चुअली स्पीड ऑफ वॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी सरफेस। ये समझ में आई बात? भेज दिया। अब पहले ये पढ़ा दूं फिर मैं क्वेश्चंस देखूंगा, है ना? तो क्या ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनो। अभी जैसे ट्रेन वाला केस देखा, अब ये सरफेस, मान लो ये सरफेस, इसकी स्पीड v है और ये 20 है और व्यक्ति इसके ऊपर u से चल रहा है, तो ये ट्रेन भी इसकी मदद कर रही है।
तो इसकी बताओ अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पीड u प्लस वी की u माइनस वी। जैसे बोट, बोट आगे की तरफ चल रहा है और रिवर भी आगे की तरफ चल रही, तो यो बोट को रिवर से मदद मिलेगी कि रिवर अपोज करेगी? तो याद रखना यहां पे अर्थ के रिस्पेक्ट में हो जाएगी u प्लस वी। हमेशा ये स्पीड ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये स्पीड ऑफ वॉकिंग है, और ये जिस सरफेस पे वो चल रही है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में u प्लस वी हो जाएगी। ठीक है, परियोल u माइनस वी लिख रहे हो दुष्ट। और मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये 20 से ये 5 से चल रही है और ये बंदा इसकी स्पीड ऑफ वॉकिंग है 10 इधर, तो अब ये अर्थ के रिस्पेक्ट में सिर्फ 5 से चलेगा, u माइनस वी। पक्का? तो ये सेकंड केस जहां पर u की वैल्यू ज्यादा है, तो पर्सन जिधर जाने की कोशिश कर रहा है उधर जा पाएगा, पर्सन जिधर जाने की कोशिश कर रहा है जा पाएगा। और मान लीजिए ये सरफेस 20 से चल रही है और ये आदमी सिर्फ 10 से जा रहा है, तो बताओ वो किधर जाएगा, किसकी ताकत डोमिनेट करेगी? सरफेस की। तो 10 से इधर आएगा, v माइनस यू। 3 केसेस हैं, चौथा केस नहीं है। अरे परियुल फिर गलत लिखा 20। परियुल क्या कर रहे हो बेटा, एक फील आने दो ना। ये इसकी ताकत चलने की और ये सरफेस की ताकत इसको चलाने की, दोनों ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये हमको डिसाइड करना है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बेटा, ठीक है परियुल, देन यू आर राइट। मेरे को लगा आप बार बार गलत आंसर लिख रहे हो। ओके, आगे बढ़े हम। ये तो 1D वाला केस हो गया, है ना। 2D में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मूविंग ऑब्जेक्ट पर्सन है या बोट है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये किन दो ताकतों का सम है? एक तो उसकी रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है, जो उसकी चलने की स्पीड है, प्लस रिवर सरफेस उसको किधर ले जा रही है, दोनों की दोनों ताकतें ऐड करना है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये उसकी खुद की चलने की ताकत, हाँ, सरफेस के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, और ये रिवर की अर्थ के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है, वेलोसिटी रादर। इज इट ओके? पहले 1D वाले केसेस देखेंगे, 2D पे ही चले जाएं, 2D पे चले जाएं डायरेक्टली। ठीक है, 2D पे चले जाते हैं। तो ध्यान रखना है, एक बार इसको भी लिखने का तरीका बताता हूं, ये बहुत काम की क्वेश्चन है। जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखना है, तो कभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दो वेक्टर्स लिखिए। ये रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहा हूं। पहला यहाँ पे बी है तो बी से शुरुआत कीजिए, और आखिरी यहाँ ई है तो ई पे खत्म कीजिए। ये दोनों आपको भरना है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए तो एक तरीका है ना, ये बी से चालू हो रहा है तो बी यहाँ पहले शुरुआत में, फिर खाली छोड़ दो, और ई आखिरी में तो यहाँ ई आखिरी में। यहाँ दोनों में रिवर आ जाएगी। यहाँ पे कार है तो इधर भी कार, इधर अर्थ, सॉरी अर्थ तो आ गई, यहाँ मून है तो यहाँ मून, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो भाई रिवर बोट के केस में तो यहाँ रिवर आ जाएगी। रेन और मैन के केस में अभी देखेंगे क्या होगा। ठीक है, पहले बताओ ये क्लियर हुआ बेटा? इधर भी जनता को समझ में आ गया, है ना। अब ये दो वेक्टर्स के साथ कैसे काम करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। दिस इज, इसको कहने का तरीका, दिस इज स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। वही मेजर करने के लिए, भाई चलने की स्पीड मेजर करने के लिए कहां चलाओगे मेरे को बताओ, उसको अर्थ पे चलाओगे ना। तो ये स्पीड ऑफ स्विमिंग या बोट की जो चलने की स्पीड है किसी भी सरफेस के रिस्पेक्ट में मेजर करने के लिए स्टिल वाटर में चलाते हैं उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे रिवर है और आपको ध्यान से पढ़ना है। बोट, प्लीज पे अटेंशन, बोट जिस डायरेक्शन में हेडेड है, बोट जिस डायरेक्शन में हेडेड है उसका मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ हेडिंग। बोट इस तरह से मान लीजिए ओरिएंटेड है, बोट इधर जाने की कोशिश कर रही है।
तो यदि पानी स्टिल है तो इधर जा पाएगी, और पानी साथ में है तो वो इसको बहाएगी साथ में। विजुलाइज। तो किस डायरेक्शन में हेडेड है, ये किसका डायरेक्शन है? द डायरेक्शन ऑफ हेडिंग ऑफ बोट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस यानी रिवर। क्या लिखना है? डायरेक्शन ऑफ हेडिंग दे रखा है, इस डायरेक्शन में हेडेड है। तो एक बार फिर से विजुलाइज करो। मान लो बोट ऐसी है, ऐसी है, तो यदि पानी स्टिल है तो ऐसे चल पाएगी, लेकिन पानी यदि चल रहा है तो बोट ऐसे चलेगी, हेडिंग उसकी इधर ही रहेगी, ऐसे ही हेडेड रहेगी। लेकिन बताओ वेलोसिटी उसकी इधर रहेगी क्या? वो तो ऐसे जाएगी। तो ये जो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हो तो किसी और ही डायरेक्शन में रहेगी, जिधर बोट हेडेड है। बताओ वो कौन सी वेलोसिटी? वो बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है कि बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट समझ में आ गए, अब सारी चीजें क्लियर हो गई। इधर बच्चा पार्टी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे वो कहते हैं कि जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है वो u है, एंड बोट इज हेडेड एट एंगल थीटा। तो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बस यही समझा है मैंने अभी तक। अच्छा, आपको ये जो विड्थ है w दे दी है, क्या क्या पूछ सकते हैं? एक तो पूछेंगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और पूछेंगे ड्रिफ्ट। दोनों समझना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग और ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, यदि वाटर स्टिल है तो वो अपने साथ किसी को बहाएगा नहीं, वो अपने साथ किसी को नहीं बहाएगा। तो वाटर फ्लो की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट? वाटर फ्लो की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, है ना? तो देखिए यहाँ पे जो बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो इन दो ताकतों का सम है, इन दो वेलोसिटीज का। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस यानी रिवर, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो रिवर की वेलोसिटी इधर प्लॉट कर देता हूं, वो तो रिवर इधर फ्लो हो रही है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इसको अपन v मानेंगे, रिवर फ्लो की स्पीड। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, सुने ध्यान से। यदि अपने को टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है तो ये जो व्यक्ति है चलने की कोशिश इधर कर रहा है, बोट इधर चलने की कोशिश कर रहा है, रिवर इधर धक्का लगाएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो बोट चलेगी इस लाइन के अलाउ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये पूछिए तो बहुत इजीली निकल जाएगी, बहुत इजीली। अभी जो मैं एनालिसिस बता रहा हूं उस पर फोकस करेंगे, मजा आएगा, आप बहुत इजीली काम कर पाएंगे। जैसे मुझे एक सिंपल फंडा यहां इंट्रोड्यूस करना है कि मान लीजिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x t प्लस हाफ x t स्क्वायर। बोलो भाई, है ना? ऐसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस 0। और ये बहुत ईजी है भाई। और आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट और ये नेट वेलोसिटी। यदि डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट यूज करेंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट यूज करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, अब टाइम तीनों में आता है, टाइम तीनों में आता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इजीली मिल रहा है उस डायरेक्शन से टाइम निकाल लेंगे। पहले इसमें आप बताओ यस और नो। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये बोट यहां से दूसरे शोर पे पहुंचती है, किसी भी पॉइंट पे पहुंचे, वो इधर पहुंच रही है, इधर पहुंच रही है, इधर पहुंच रही है, किधर भी हो, उसका अलोंग y, इसको y मानूंगा हमेशा। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर को क्या मानूंगा? y। उसका किधर भी जाए उसका अलोंग y डिस्प्लेसमेंट w के बराबर रहेगा, चाहे इधर पहुंचे चाहे यहां पहुंचे। ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा उसका सेम रहेगा, ड्रिफ्ट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। पहले इसको लॉक करो। ठीक है बेटा, तो हर बार किधर भी जाए वो हो सकता है यहां से चालू करे
और ताकत लगा के इधर पहुंच जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई तो यही रहने वाला है भाई। तो फॉर फाइंडिंग टाइम विच डायरेक्शन इज बेस्ट, वाई लॉक करो इसको। तो हमको ये मालूम है कि ये जो है इधर हमेशा ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हमेशा डब्ल्यू के बराबर रहेगा। और यहां पे दो वेक्टर्स ड्रॉ किए थे हमने, एक था वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको अपन ने यू कहा है। सेकेंड वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसको है वी। और ये एंगल जिधर वो हेडेड है, जिधर वो हेडेड है, ये एंगल अपन ने थीटा माना है या अल्फा, क्या माना है, थीटा। और इन दोनों का सम है अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, इन दोनों वेक्टर्स का सम है अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। बताओ जो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो इन दोनों वेक्टर्स के सम है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकालोगे बताओ। दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स ऐड कर दो, है ना। इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए तो इन दोनों ताकतों का एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट चाहिए तो इन दोनों का वाई कंपोनेंट। चलो वाई कंपोनेंट, इस रिवर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बताओ। जो उसको अक्रॉस ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है वाई कंपोनेंट। इसको देखो, यदि अपन अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स देखें, बोट की जो अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी, इसको छोड़ दो, उसके दो कंपोनेंट्स देखें, तो ये रिवर फ्लो के अलोंग ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्रॉस करने के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्रॉसिंग के लिए, यहां से यहां जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वाई। तो अब मुझे बताओ, ये जो यू वाई निकाल रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा प्लस जीरो। रिवर का तो खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, जीरो। ऐसे ही यू एक्स बताओ, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स यू कॉस थीटा प्लस बी। इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत पीसफुली हो जाएगा, है ना। अब यदि हमको टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है तो बताओ, जब क्रॉस कर लेता तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना रहेगा, विड्थ के बराबर, विच इज यू साइन थीटा इंटू टी। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमेशा ऐसे आएगा। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का रिवर फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्योंकि रिवर क्रॉस करने में मदद नहीं करेगी, रिवर ड्रिफ्ट कराने की कोशिश करेगी। रिवर क्या करेगी, ड्रिफ्ट कराएगी। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो बोट की चलने की स्पीड है, चलने की वेलोसिटी, उसके इस कंपोनेंट पे। ये यू वाई इंटू टी है ना बेटा, यू वाई, व्हाट इज यू वाई, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। तो यू का एक कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और वो कंपोनेंट जितना बड़ा होगा टाइम उतना कम होगा। बताओ मैक्सिमम को हो जाएगा जब पूरी यू ही इधर लग जाएगी। बोट की वेलोसिटी ही क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसका ये वाला कंपोनेंट, उसका रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये 90 हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90। बोट शुड बी हेडेड परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, बोट शुड बी हेडेड परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। अच्छा, और यदि कभी ड्रिफ्ट पूछी है, भाई इधर कितना डिस्प्लेसमेंट है, ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, तो ये टाइम निकाला, टाइम इनटू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब दो पॉइंट्स अपने को, दो स्टैंडर्ड केसेस समझना है, फिर सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। जो टाइम है, एक बार फिर से ध्यान से देखो, ये जो बोट की वेलोसिटी है चलने की, उसके दो कंपोनेंट, यू साइन थीटा, इधर यू कॉस थीटा, और रिवर इधर ही जा रही है। तो फाइनली सिर्फ ये वाला कंपोनेंट क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टाइम आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ड्रिफ्ट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, यदि आपको मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम,
तो बोट की जो वेलोसिटी है, बोट की जो रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, हेडिंग की वेलोसिटी है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये u और ये v, तो फाइनली ये u और v दो कंपोनेंट्स आ गए। इन दोनों का सम है अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों का सम है अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ये आ गया टोटल एक्स कंपोनेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का, और ये वाई कंपोनेंट। तो मिनिमम टाइम इज w बाई यू, और इतने टाइम में ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट इज v इंटू डब्ल्यू बाई यू। चलेंगे आगे बढ़े। ठीक है, अब सेकंड केस है जीरो ड्रिफ्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीरो ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट। इसमें यदि हम चाहते हैं बोट यहां से चल के फाइनली यहां पहुंच जाए, तो बोट को चलने की कोशिश करना, इधर इस तरफ चलने की कोशिश करना, रिवर उसको अपने साथ लेके चलेगी और फाइनली वो यहां आएगी। उसकी ताकत लग रही है इधर और रिवर उसको अपने साथ धकेल रही, तो फाइनली यहां पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं कि वो बिना ड्रिफ्ट, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, बिना ड्रिफ्ट के पहुंचे। तो बोट की फाइनल ताकत इधर होना चाहिए। तो बोट को कोशिश करना है इधर चलने की, रिवर अपने साथ धकेलेगी इधर और वो इधर पहुंच जाएगी। तो अब कौन सी वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर होना चाहिए बताइए। पिछले वाले केस में कौन सी वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मिनिमम टाइम लगेगा, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब बोट शुड बी हेडेड एट व्हाट एंगल, ये रिवर फ्लो। तो बोट का हेडिंग का एंगल निकालना है तो 90 प्लस दिस एंगल। बताओ यहां से, दिस वी कॉल वी, दिस वी कॉल यू। तो बताओ ये साइन थीटा क्या आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू, सॉरी उल्टा लिख दिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब u की वैल्यू v से ज्यादा है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन u, बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा है, तभी। ठीक है, एक बार इसको फील करते हैं। जैसे आप चाहते हो कि बोट की फाइनल वेलोसिटी इधर रहे, रिवर की वेलोसिटी इधर है, और बोट को इधर चलना पड़ेगा, ताकि बोट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, मान लो ये वाला एंगल थीटा माना, तो बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी मिलके बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिसाइड करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि बोट इधर जाए, तो बताओ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए। इसी डायरेक्शन में हम मूवमेंट चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में अलोंग वाई मूवमेंट चाहते हैं, तो एक्स कंपोनेंट कितना आना चाहिए, 0। और हम चाहते हैं कि बोट कंप्लीटली अलोंग वाई चले, तो बोट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आना चाहिए, 0। मतलब इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट आपस में कैंसिल करना चाहिए। u cos थीटा, यदि ये वाला एंगल थीटा लिया, इधर वाला यही वाला लिया, तो u sin थीटा शुड बी इक्वल टू v। और ये यदि ये u खुद ही v से कम है, तो बताओ उसका कोई कंपोनेंट v को कैंसिल कर सकता है क्या। यदि मान लो u की वैल्यू v से कम हो गई, ये 20 है वो 10 है, तो 10 का कोई कंपोनेंट 20 को बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए u शुड बी ग्रेटर देन v। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, और क्वेश्चंस करते समय बहुत बढ़िया फील आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। इज दिस ओके, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा। वो दो केसेस बता दूंगा ना, अभी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन तो आया हुआ है। अब आप आराम से सुनो कैसे अप्लाई करना, आपके पास भी है। हाँ, बता। देखिए, अ रिवर 2 किलोमीटर वाइड, ध्यान से सुनना बेटा, फ्लोज एट रेट ऑफ, रिवर फ्लो की रेट है
velocity v is 2 kilometer per hour. A boatman who can row a boat at speed of 4 kilometer per hour in still water. वो कहते हैं बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ ये अर्थ के रिस्पेक्ट में कि सरफेस या रिवर के रिस्पेक्ट में? ये रिवर के रिस्पेक्ट में, यानी यू। ये डेटा देने का तरीका। गोज अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अरे ये तो वनडी का हो गया यार, मैंने देखा ही नहीं, तो वनडी का क्वेश्चन हो गया। गलत है ना, वो भी देख लो। वो कहता है कि वो अपस्ट्रीम जाता है, मतलब रिवर के अगेंस्ट जाता है 2 किलोमीटर और फिर वापस आता है 2 किलोमीटर। तो टोटल टाइम पूछा है, ये भी देख लो भाई। उसकी चलने की ताकत कितनी है 4, और रिवर इधर 2 से जा रही है। तो बताओ अपस्ट्रीम डायरेक्शन में उसकी नेट स्पीड कितनी आएगी? वो 4 से जा रहा है, रिवर 2 से इधर धकेल रही, तो यहां जाते समय 2 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, और वापस आते समय डाउन स्ट्रीम क्या होगा? दोनों की ताकत ऐड हो जाएगी, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जाने का टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, प्लस आने का टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये आर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इज इज ओके? अरे आपने भेजे नहीं यार प्रॉब्लम, रिवर वाले प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे को याद नहीं है डेटा। देखता हूं। नेट यहाँ बहुत स्लो चल रहा है। मॉड्यूल में है क्या? दे दो दे दो दे दो, जो मॉड्यूल की क्वेश्चन है वही कर लेते हैं। 199, ठीक है। और इधर देखो, लॉन्ग सोलेनॉइड, अरे ये क्या है? इसमें हिमांग ने तो रेन वाले प्रॉब्लम भेजे हैं। चलो रिवर वाला एक तो मिला, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो 2-3 क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, चलो ठीक है भाई। रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, इधर रिवर जा रही है, और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर मिनट। तो ये v देखिएगा, हाँ। और एक बंदा जो स्टिल वाटर में 10 मीटर पर मिनट से चल सकता है, स्टिल वाटर में, तो ये उसकी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। स्टिल वाटर में वो स्विम कर सकता है 10 मीटर पर मिनट से, और वो कहते हैं कि कहाँ खड़ा ये नहीं बताया। ओके, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। वो कहता है कि इससे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से साउथ की तरफ पहुंचना है, मतलब किधर है? ये ईस्ट है तो ये साउथ है, मतलब वो यहां खड़ा है। उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से, मतलब ये उसकी जर्नी का रास्ता होना चाहिए, उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से यहां पहुंचना है, तो उसकी ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। टाइम मिनिमम नहीं, पाथ मिनिमम, ठीक है। तो उसको किधर जाना चाहिए? रिवर इधर जा रही है, तो हमको मालूम है यदि फाइनली अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर आना है तो उसकी खुद की वेलोसिटी इधर होना चाहिए, और रिवर की वेलोसिटी इधर ताकत लगाएगी और फाइनल इधर आएगा। उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर मिनट। रिवर इधर धक्का लगा रही है 5 से। और बहुत ध्यान से सुनो, फाइनल वेलोसिटी इधर चाहिए, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? इन दोनों का रिजल्टेंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वो इधर चाहिए ताकि वो इधर चले फाइनली अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? 0। इधर वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? 0। आप जैसे ये मान लो, ये वाला एंगल मान लो थीटा, तो 10 cos थीटा शुड बैलेंस 5। 10 cos थीटा शुड बैलेंस 5। तो cos थीटा कितना आ गया? 1/2, मतलब ये 60। तो ये एंगल आ गया 120 डिग्रीज अपस्ट्रीम। स्ट्रीम के साथ एंगल कितना आ गया?
120 डिग्रीज अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ये क्लियर हुआ? पक्का? इधर सबको समझ में आया बेटा? ओके। सेकंड है, जो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम। अप होता है तो अपस्ट्रीम। रिवर फ्लो के अपोजिट यानी अपस्ट्रीम। तो देखो रिवर फ्लो के अपोजिट जा रहा है तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी इधर होती तो जैसे ये 30 डिग्रीज डाउनस्ट्रीम विद रिवर फ्लो के साथ 30 डिग्रीज डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat crosses river from port A to port B which are on opposite side। ठीक है, ये A से B तक जाता है जो एक ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट है। और वो कहते हैं स्पीड ऑफ वाटर VW, और बोट की स्टिल वाटर में V भी है। और वो कहते हैं कि डायरेक्टली इस लाइन के लॉन्ग क्रॉस करना है तो टाइम कितना लगेगा। सुनो ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया, इसमें सब कुछ आ जाएगा। वो कहते हैं कि भैया रिवर फ्लो की वेलोसिटी VW है और उसकी चलने की खुद की तैरने की स्पीड है 2VW, और वो हम चाहते हैं या वो चाहता है कि डायरेक्टली इस लाइन के अक्रॉस मूव करे, तो उसको खुद को इधर चलने की कोशिश करना पड़ेगी। ठीक है, पक्का? वो इधर चलेगा तो फाइनल वेलोसिटी इधर आएगी, और हमको टाइम निकालना है तो ये जो विड्थ है इसको, इस विड्थ को वेलोसिटी के y कंपोनेंट से डिवाइड करना है आराम से। पहले तो ये कि ये जीरो ड्रिफ्ट के लिए उधर जाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा। अब ये देखो ध्यान से, एक कंपोनेंट तो आ गया, ये वाला कंपोनेंट, जैसे ये अपन ने थीटा मान लिया, तो बताओ ये कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है, 2VW साइन थीटा शुड बैलेंस VW, तो थीटा 30 डिग्रीज आ गया। चलो ये थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री, स्टेप वन। अब जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन बताओ, इसका कंट्रीब्यूशन बताओ। वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट प्लस इसका y कंपोनेंट, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 0। इसका कंट्रीब्यूशन 2VW cos 30, विड्थ डिवाइडेड बाय दिस, या विड्थ W की जगह D दे रखी है। ये आंसर आ गया, टाइम आ गया। अभी थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ा, क्योंकि बात वही वही रिपीट होगी तो कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम टाइम तो उसको अभी बताया ना, मिनिमम टाइम जब बोट की पूरी ताकत इधर लगेगी तो W/U, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया मिनिमम टाइम। हाँ हिमांग, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और आप भेज सकते हो। ठीक है, रिवर की विड्थ दे रखी है आपको 4 माइल्स, माइल्स, और रिवर फ्लो वेलोसिटी दे रखी है 2 माइल पर आवर, और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है 4 माइल पर आवर। तो मिनिमम टाइम के लिए उसको किधर चलना है? क्रॉसिंग के लिए बोट की स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिमम टाइम के लिए उसको पूरी ताकत इधर लगाना है। तो बोट की जो सरफेस यानी रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर होना चाहिए, वो कितनी है? और इन दोनों का रिजल्टेंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, उसका वाई कंपोनेंट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तो टाइम कितना लगेगा? 1 आवर। क्रॉसिंग में टाइम लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना आएगा? 0। सिर्फ यही है, तो दैट इज 4। इतने टाइम में ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, तो बताओ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। सिर्फ यही डिसाइड करेगी कि ड्रिफ्ट कितनी है इस केस में। अभी फील आ गया? अब आप लगाओ ना दो दो चार और क्वेश्चन।
अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर लेना। इसमें 187 ऑनवर्ड सारे इसी के क्वेश्चंस हैं। एक रेन मैन प्रॉब्लम बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, भी बता रहा हूँ। पहले बताओ ये क्लियर है? अब इसके आप क्या करना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, और कल डाउट्स आज ही भेज देना डाउट्स, तो एक दो क्वेश्चंस और बता दूंगा, ठीक है? स्ट्रेट आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट क्यों गया? अरे बाबा, मिनिमम टाइम के लिए बोट की पूरी ताकत इस क्रॉसिंग के लिए लगना चाहिए। यदि वो ऐसे जाएगा तो उसकी ताकत का सिर्फ एक कंपोनेंट ही क्रॉसिंग के लिए लगेगा, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है हिमांग? 199 हो गया। अब तो सारे क्वेश्चंस देखो, ठीक है, सारे लगा लो ये। या एक आध क्वेश्चन मैं आपको यहां देता हूं, पार्टिसिपेट करो, ठीक है? जनरल केस, जैसे उसमें कहा है कि जो बोट है या स्विमर है, इट इज हेडेड एट 53 डिग्रीज विथ रिवर फ्लो, हेडेड हेडेड, और उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ ये कौन सा वेक्टर हुआ? बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट में कि रिवर के रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में। और रिवर फ्लो वेलोसिटी आपको देती है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, और ये विड्थ दे दी आपको, आराम से विड्थ अपन ले लेते हैं 10 का, ये बड़ा कंपोनेंट 6 आएगा, 12 किलोमीटर्स। पहले टाइम बताओ क्रॉसिंग में। नहीं, आप पहले बताओ उसकी जो अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट बताओ। अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, बोट की, इन दोनों वेक्टर्स का सम, जल्दी बताओ। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकालना है। इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6, और ये आ रहा है 8। ये 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। इज दिस ओके? तो अब देखो, इसकी वेलोसिटी 5 और ये 6, तो ये कंपोनेंट कितना आ गया 11, पक्का? और ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया बताओ 8। अब टाइम बताओ, y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 12, और वेलोसिटी कंपोनेंट 8, तो 1.5 आवर्स, 90 मिनट्स। ठीक है, इतनी देर में रिवर फ्लो के अलॉन्ग कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा? इतनी देर में 1.5 आवर्स में इधर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 11 इंटू 1.5। इज दिस क्लियर? जल्दी बताओ। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होना चाहिए? बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में कि बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट? मिनिमम टाइम के लिए बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो ताकत टाइम डिसाइड करती है, तो पूरी ताकत क्रॉसिंग में लगना चाहिए। मिनिमम टाइम के लिए बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में इधर, और रिवर की इधर लग रही है, तो ये u माना है अपन ने और ये v माना है। तो बताओ वेलोसिटी का x कंपोनेंट, जल्दी बताओ। वेलोसिटी का x कंपोनेंट v रहेगा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट v, सिर्फ यही है ना, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, है ना? और वेलोसिटी का y कंपोनेंट बताओ u। टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डिवाइडेड बाय दिस, ड्रिफ्ट इज वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक है, पक्का? लास्ट केस, नहीं एक दो केसेस और, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको फील तो डेवलप हो जाए भाई। जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट या मिनिमम डिस्टेंस, तो बताओ कौन सी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में? बोट इस रास्ते के अलोंग चल रही है, फाइनल इधर चल रही है, तभी वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो बोट चल रही है इधर, अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये रास्ते के अलोंग चल रही है, तो रास्ता तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिसाइड करेगा। जो रास्ता है
उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी। जिधर वो जाने की कोशिश कर रही है वो उधर जा थोड़ी पाएगी। तो इधर कब होगा रास्ता? जब बोट की रिवर के रिस्पेक्ट वेलोसिटी थोड़ी इस तरफ होगी, अपस्ट्रीम। और वो ये एंगल थीटा, तो टोटल एंगल कितना आ गया? 90 प्लस थीटा। मुझे जल्दी से बताओ, जीरो ड्रिफ्ट है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? दिमाग लगाओ। जीरो ड्रिफ्ट along x, जीरो डिस्प्लेसमेंट along x, जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? और इधर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? जीरो। इधर नहीं समझ में आया। देखो वो पूरा की पूरा along y जा रहा है, तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ड्रिफ्ट नहीं है, मतलब along x कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? जीरो। तो ये कब जीरो आएगा? जब ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे। इक्वेशन बताओ। v इज बैलेंस बाय u sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट। v इज बैलेंस बाय u sin थीटा। तो जो मिसिंग है तीनों में से वो आ जाएगा। और फिर यदि आपको टाइम पूछा है तो मुझे वेलोसिटी का y कंपोनेंट बताओ। यहां वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये तो u cos थीटा आ गया। तो टाइम कैसे निकालोगे? और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ विड्थ के बराबर आएगा क्योंकि अलोंग एक्स है ही नहीं। ठीक है, क्लियर बेटा? अब आप कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंफर्टेबली बना लोगे। मैंने एक बार और रिपीट करा दिया है ना। अब रेन और मैन प्रॉब्लम, ये सबको मालूम है। बेसिक कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। और इसमें ये भी चलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कार। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीफ पुलिस वाला क्वेश्चन आप भेज दो ना बेटा, करा दूंगा ना मैं। सो है ना, लेकिन अभी मैं, सर अंजलि कह रही है माइनस क्यों, बता रहा हूं। चलो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट, कब माइनस करते हैं कब बीच में प्लस आता है बता देता हूं। यदि ए और बी की वेलोसिटी सेम रेफरेंस फ्रेम में मालूम है, ए और बी की वेलोसिटी सेम रेफरेंस फ्रेम यानी दोनों अर्थ के रिस्पेक्ट में, दोनों कार के रिस्पेक्ट में मालूम है, तब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका फील डेवलप कर लो, 2 मिनट इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, किसी एक प्लेटफॉर्म से, किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म से ए का सिर 100 फीट ऊपर है और उसी प्लेटफॉर्म से बी का सिर 110 फीट ऊपर है, तो दोनों के सर की हाइट में कितना डिफरेंस है? 10, क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो एक की हाइट दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डायरेक्टली माइनस करेंगे कि नहीं? फील इट। ठीक है, बहुत जरूरी है। अच्छा अब ध्यान से सुनना। एक और केस, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ए की बी के रिस्पेक्ट में हाइट है, ए की बी के रिस्पेक्ट में हाइट है 1 फीट और बी की एक्चुअल हाइट है 9 फीट, तो ए की हाइट कितनी होगी? 10 आएगी ना। एक बार फिर, ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में 1 फीट है और बी की हाइट 9 फीट है, तो ए की एक्चुअल हाइट निकालने के लिए दोनों को ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट करोगे? समझ आई बात? यहां पर ए की बी के रिस्पेक्ट में दे रखी है और बी की अर्थ के रिस्पेक्ट में,
ए की बी के रिस्पेक्ट में दे रखी है और बी की अर्थ के रिस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग द फील? ठीक है, तो थोड़ा जमाना पड़ता है उसको, पूरा घोटा घोटी से काम नहीं चलेगा। एक लास्ट टाइम वेलोसिटी की बात करते हैं। एक कार के रिस्पेक्ट में, एक कार के रिस्पेक्ट में ए जो है वो 10 मीटर्स पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहा है कार के रिस्पेक्ट में, और बी 20 मीटर्स पर सेकंड से आगे भाग रहा है। तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी हुई? 10। ठीक है, ये फील आ गया कि यहां सब करेंगे दोनों कार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक और, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ 5 से जा रहा है। ए बी के रिस्पेक्ट में 5 मीटर्स पर सेकंड से राइट की तरफ जा रहा है, और बी खुद राइट की तरफ 10 से जा रहा है। बताओ ए की एक्चुअल वेलोसिटी 15। ये उससे भी आगे जा रहा है, मतलब ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में 5 कवर कर रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस बी से 5 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ रहा है। एक बार फिर, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में इधर दूर जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में बी से उसका डिस्टेंस 5 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ रहा है, और ए दौड़ लगा रहा है 10 से, तो मतलब ये 15 से दौड़ लगा रहा है। तो इसकी अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट? क्योंकि देखो ये ए की बी के रिस्पेक्ट में और ये बी की अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो लास्ट टाइम यदि दोनों वेलोसिटी सेम रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? माइनस करेंगे, और अलग अलग है तो ऐड करेंगे। इज दिस ओके? ठीक है, लो टाइम तो हो ही गया 5:59। कल इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और आप अपने डाउट क्वेश्चंस भेजो। k इज इक्वल टू वाई एक्स नहीं हुआ हिमांशी? यस 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 यस। और कुछ हिमांशी? वो मेरे को मैसेज में भेज दो बेटा, वो क्वेश्चन भी भेज दो, वो क्वेश्चन भी करा दूंगा हिमांशी। थैंक यू सो मच सर। ले लूंगा बेटा। अरे क्वेश्चन ढूंढो ना, वो y इज इक्वल टू के एक्स, किसी के पास भी है तो भेज दो। ठीक है, चलो बिल्कुल वो भी भेजो। मैं आपको ना, मैं कह रहा हूँ ना, अभी जैसे वो टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचा लिया, ऊपर से नीचे तक का टाइम कितना इजी कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक में टाइम लगता है। वैसे 10 में से 7 क्वेश्चन में बचा लूंगा मैं आपको, 3 में तो अब जो है वो है।